हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज की तारीख है 27 अप्रैल 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जो कि 26 अप्रैल का है। तो हम करंट अफेयर को जल्दी से रिवीजन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। यह करंट अफेयर 20 से 25 मिनट का होने वाला है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन, साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए अपने 26 अप्रैल के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं, जिसका पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट एयू के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा है। तो दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है? यूएई का है। इसके बारे में अध्ययन करें तो कंपेयर द मार्केट यह कौन जारी करता है? तो कंपेयर द मार्केट जारी करता है ऑस्ट्रेलिया से यह जारी होता है। और इस इंडेक्स में बताया जाता है कि सबसे सस्ता पासपोर्ट किसका है। तो सबसे सस्ता पासपोर्ट इसमें बताया जाता है कि किस पासपोर्ट को बनवाने में और उसको लागू करवाने में सबसे कम कीमत लगता है। तो सबसे कम जो है रुपए यानी कि डॉलर खर्च होता है यूएई के पासपोर्ट बनवाने में। तो पहले स्थान पर यूएई है। यूएई का पासपोर्ट बनवाने में $17.70 का खर्च आता है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत का है, जो कि $18.07 खर्च होता है। यह आपको याद रखना है। अगर बात करें कंपेयर द मार्केट के अनुसार सबसे ज़्यादा महंगा पासपोर्ट किस देश का है, तो मैक्सिको का है। $231 मिलियन है। ठीक है, सॉरी, $231 है। ये आपको याद रखना है। तो मैंने बताया कि जो पासपोर्ट किस आधार पे जो है सबसे महंगा या फिर सबसे सस्ता बताया जाता है, तो लागत या कीमत के आधार पर। तो सबसे सस्ता यूएई का है, दूसरे नंबर पर इंडिया का है और सबसे महंगा जो है मैक्सिको का है। नेक्स्ट देखें तो कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक देखें तो 111 में भुखमरी में है, 126 शांति सूचकांक में है और साथ साथ में खुशहाली में है। तो दो सूचकांक में भारत की रैंक है 126, जबकि 127वें नंबर पर भारत की रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। नेक्स्ट हमारा है HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है भारत की रैंक कितनी है, तो 134 है, जबकि 108वें नंबर पर है जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 नंबर पर है, और जबकि चौथे नंबर पर 3 इंडेक्स याद रखना है। तो चौथे नंबर पर फायर पावर इंडेक्स, दूसरा है सैन्य खर्च के मामले में, यानी कि सैनिकों के ऊपर कितने रुपए खर्च किया जाता है, इसमें भी भारत की रैंक है चौथे नंबर पर। और शेयर मार्केट में भी भारत की रैंक है चौथे नंबर पर। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वें नंबर पर है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स है जिसमें भारत की रैंक आप सभी ने देखी। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो जून 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप शुरू होने वाला है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ऑप्शन ए उसेन बोल्ट को। इसके बारे में अध्ययन करें तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन होगा वेस्ट इंडीज और यूएसए में। तो दो देश में इसका आईसीसी T20 का आयोजन किया जाएगा। और कब से शुरू होगा, तो जून 2024 में शुरू होगा। इस बार जो है T20 वर्ल्ड कप का क्रम पूछे कौन सा है, तो 9वें क्रम का है, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में किया जाएगा। आईसीसी T20 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो इस बार बनाया गया है हुसैन बोल्ट को। और ये किस देश के हैं, तो ये जमैका के हैं और ये धावक हैं। इन्होंने ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इनके बारे में देखें तो इन्होंने कब कब गोल्ड मेडल जीता है, तो हुसैन बोल्ट ने ओलंपिक में 8 गोल्ड जीते हैं। एक तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते हैं, फिर इसके बाद जो है 2012 लंदन में और 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने कितने कुल टोटल 8 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 3 ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीता है। आईसीसी की स्थापना कब होती है, तो 1909 में होती है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है दुबई यूएई में। और वर्तमान में आईसीसी के हेड कौन है, तो ग्रेग बर्गले हैं। पहली बार जो है T20 कब खेला गया था, पहली बार आईसीसी T20 खेला गया था 2007 में। और विजेता कौन बना था, तो अपना भारत बना था। ये आपको याद रखना है। अब की बार कौन से क्रम का T20 आयोजन हो रहा है, तो 9वें क्रम का हो रहा है, जिसका आयोजन वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। बीसीसीआई के
BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वानखेड़े मुंबई में है। जबकि ACC आसियान काउंसिल क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह कोलंबो श्रीलंका में है। नेक्स्ट प्रश्न है फीफा वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो यह कतर दोहा में हुआ था। जबकि विजेता और उप विजेता पूछे तो विजेता इसमें था फ्रांस और विजेता अर्जेंटीना और फ्रांस जो है उप विजेता था। नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप 2024। ठीक है, 2023 आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया में हुआ था। इसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और उप विजेता कौन था? भारत था। इसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान कौन थे? तो पैट कमिंस थे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए तो फीफा महिला वर्ल्ड कप यह कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। और इसमें जो है विजेता कौन बना था? तो स्पेन विजेता बना था। तीसरा प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो किस देश ने कर्नल एडिसन नेफ्यो को भारत में अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी ने। पापुआ न्यू गिनी ने भारत में पहला रक्षा सलाहकार कर्नल एडिसन नेफ्यो को नियुक्त किया है। अगर बात करें पापुआ न्यू गिनी की लोकेशन क्या है, तो आप देख सकते हैं यह है ऑस्ट्रेलिया का मैप और इसके जस्ट ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये पापुआ न्यू गिनी है। ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में अगर पूछे कौन सी जल संधि है, तो टॉरस जल संधि है। जबकि ऑस्ट्रेलिया और नीचे है तस्मान। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच में अगर पूछे कौन सी जल संधि है, तो बॉस जल संधि है। अभी ये आपको क्वेश्चन के माध्यम से आगे मिलने वाला है। ठीक है, तो भारत में पहला रक्षा सलाहकार किसने नियुक्त किया है? पापुआ न्यू गिनी ने, जिनका नाम है कर्नल एडिसन नेफ्यो। बात करें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप याद रखेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य कौन सी जल संधि है? तो टोरस जल संधि है। नेक्स्ट देखें तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मान के बीच में कौन सी जल संधि है? तो बॉस जल संधि है। जबकि पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम कौन बने हैं? तो यह नरेंद्र मोदी हैं और इन्हें जो है पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्राप्त है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन कहाँ हुआ है? युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा चौथा है, हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन में। इसके बारे में अध्ययन करें तो महासागर दशक सम्मेलन 2024 इसका पहली बार आयोजन कहाँ पे किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में। कहाँ पे किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में किया गया है। और इस बार जो है इसकी थीम क्या रखी गई है? हम जो महासागर चाहते हैं उसके लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना, यह इसकी थीम है। तो यहाँ पे स्पेन है, इसकी राजधानी मैड्रिड है, इसके ऊपर फ्रांस है और यहाँ पे पुर्तगाल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो महासागर दशक सम्मेलन 2024 पहली बार इसका आयोजन हो रहा है। इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? बार्सिलोना, स्पेन में हो रहा है। अगर बात करें 2021 से लेकर 2030 तक क्या घोषित किया गया है? तो महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है। तो महासागर विज्ञान दशक माना जाता है किस वर्ष को? तो 2021 से लेकर 2030 के वर्ष को जो है महासागर विज्ञान दशक घोषित किया गया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपर क्रूज मिसाइल का निर्यात पहली बार किस देश को किया है? तो फिलीपींस को किया है। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात पहली बार किस देश को किया है? तो फिलीपींस को किया है, चीन के काउंटर में। 2024 में G20 समिट कहाँ आयोजित होगा? तो यह ब्राज़ील में होगा। जबकि बात करें 2023 में जो ओलंपिक हुआ, 2023 में जो G20 हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो भारत में हुआ था। 2020 ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 2020 का ओलंपिक का आयोजन किया गया था जापान के टोक्यो में। इसमें अगर पूछे भारत की रैंक कितनी थी? तो भारत की रैंक थी 48। मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। जबकि कैमलेट्स का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, यानी ऊँटों का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है? तो 2024 को किया गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में सतलुज जल विद्युत निगम ने
देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सतलुज जल विद्युत निगम ने देश के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसकी व्याख्या देखें तो सतलुज जल विद्युत निगम यानी SJVN ने पहली बार जो है भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम है। तो सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम शुरू किया गया है, जिसका क्या नाम है? भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो भारत का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगर पूछे किस नदी पर शुरू किया गया है, तो सतलुज नदी के ऊपर जो नाथपा झाकरी परियोजना शुरू हुआ है, इसी के ऊपर जो है बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जिसमें जो है 8 घंटे में 14 kg ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। तो यह प्रोजेक्ट कहाँ पर शुरू किया गया है? सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखें तो हाइड्रोजन की खोज किसने करी थी? तो कैवेंडिश ने करी थी। जबकि सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। रोहतांग सुरंग जो कि हिमाचल प्रदेश में है का नया नाम क्या हो गया है? तो रोहतांग सुरंग का नया नाम हो गया है अटल सुरंग, जिसकी लंबाई अगर पूछे कितनी है तो 9.02 किलोमीटर है। छठवां प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो विश्व मलेरिया दिवस हर साल मनाया जाता है 25 अप्रैल को। इसकी व्याख्या देखें तो 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? तो रोनाल्ड रॉस के जन्मदिन के रूप में जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को। 2024 में मलेरिया दिवस की थीम क्या रखी गई है? एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया, यानी मलेरिया के विरुद्ध लड़ाई को तेजी से आगे बढ़ाना, इसकी थीम रखी गई है। मलेरिया रोग का वाहक कौन सा किससे होता है? तो मलेरिया रोग का वाहक है प्लाज्मोडियम परजीवी। अगर पूछे रोग वाहक क्या है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर है, और इसके मलेरिया के हो जाने से किसका प्रभाव होता है? तो RCB की हमारे शरीर में कमी हो जाती है। तो विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 अप्रैल को। भारत कब तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत जो है 2030 तक मलेरिया मुक्त होने की घोषणा करी है। मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन किस रोग का वैक्सीन है? तो यह मलेरिया की है। पहले मलेरिया की दवा का क्या नाम था? तो कुनैन था, जो कि सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता था। कुनैन है जो कि किस वृक्ष से प्राप्त होता था? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होता था। लेकिन अभी जो है मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन की खोज हुई है, जो कि मलेरिया के लिए बहुत ही उपयोगी वैक्सीन है। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। जबकि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इस बार इसकी थीम रखी गई है ग्रह वर्सेस प्लास्टिक। 7वां प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रॉक्स या क्रिस्टलीय भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो भारतीय वायुसेना के द्वारा रॉक्स या क्रिस्टलीय भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर किया गया है। रॉक्स या क्रिस्टलीय भूल भुलैया 2 बैलिस्टिक मिसाइल, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? अंडमान निकोबार पर किया गया है। ये आपको याद रखना है। और इसका परीक्षण कहाँ पर किया गया है? हवा में इसका परीक्षण किया गया है। अगर पूछे रॉक से जो है किस प्रकार की मिसाइल है? तो एयर टू सरफेस, यानी हवा से सतह में वार करने वाली मिसाइल है। और इसे किस रॉकेट से हवा में ले जाकर परीक्षण किया गया था? तो फाइटर जेट का नाम था SU-30 MKI। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अभी हाल ही में DRDO ने किस असाल्ट राइफल का निर्माण किया है? तो DRDO ने किस असाल्ट राइफल का निर्माण किया है, जिसका नाम है उग्रम। DRDO द्वारा निर्मित वायु रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? तो समर नाम है, यानी कि वायु रक्षा एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम है? DRDO द्वारा जो विकसित किया गया है तो समर नाम है। और इस समर में जो है किस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? आकाश मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। और यह आकाश मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह मिसाइल है सरफेस टू एयर, ठीक है। तो सरफेस टू एयर जो है यह आक्रमण करता है। नेक्स्ट हमारा है MIRV तकनीकी से लैस किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो कि सतह से सतह पर वार करने में सक्षम है। MRIV तकनीकी का मतलब होता है एक मिसाइल से जो है विभिन्न ठिकानों को एक साथ नेस्तनाबूद करना, ठीक है। तो इसे कहते हैं MRIV तकनीकी, ठीक है। तो इसके माध्यम से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मिशन अगर पूछे किस मिशन के तहत? तो दिव्यास्त्र मिशन के तहत। ये भी आपको याद रखना, किसके तहत? तो मिशन दिव्यास्त्र के तहत।
8वां प्रश्न है, हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरव घोषाल का संबंध किससे है? तो सेवानिवृत्ति की घोषणा करने वाले भारत के प्रमुख खिलाड़ी सौरभ घोषाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्क्वैश से संबंधित है। सौरभ घोषाल यह स्क्वैश के फेमस खिलाड़ी हैं। इन्होंने 13 बार नेशनल चैंपियन का खिताब जीता है। और अगर बात करें विश्व में टॉप 10 में पहुंचने वाले एकमात्र स्क्वैश खिलाड़ी कौन है? तो सौरभ घोषाल है। इन्हें जो है 2024 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले स्क्वैश खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सौरभ घोषाल बन गए हैं। इन्होंने अभी हाल ही में सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। तो ये हैं सौरभ घोषाल, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, इनका खेल कौन सा है? तो इनका खेल है स्क्वैश। भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड कौन सा है? तो भारत में खेल के क्षेत्र में सर्वोच्च अवार्ड है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगर बात करें कि इसका पहले क्या नाम था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसकी शुरुआत होती है 1992 में। और पहली बार जो है राजीव गांधी या फिर कहें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और इनका खेल पूछे तो इनका खेल है चेस। क्या खेल है? तो इनका खेल है चेस। नेक्स्ट हमारा है 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया गया है सात्विक और चिराग की जोड़ी को। और इनका खेल है बैडमिंटन। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब होती है? तो इसकी शुरुआत होती है 1961 में। इनामी राशि 15 लाख रुपए है। और 2024 में जो है कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1985 में होती है। इसकी भी इनामी राशि 15 लाख रुपए है। और यह पुरस्कार जो है कोच को दिया जाता है, यानी जो प्लेयर होते हैं उनको कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 9वां प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं युजवेंद्र चहल। इनके बारे में अध्ययन करें तो आईपीएल में जो है अगर बात करें कि 2024 में पहला मैच किसके बीच में खेला गया था? तो सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच में खेला गया था। और इसमें सीएसके जीत जाता है और आरसीबी हार जाती है। ठीक है, तो इसी आईपीएल 2024 में अगर बात करें कि 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज, यानी कि 2008 से अब तक, 2008 में आईपीएल शुरू होती है और 2008 से लेकर 2024 के बीच में जो है 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये युजवेंद्र चहल बन गए हैं। ये आपको याद रखना है। इस बार 2024 में ये किस टीम से खेल रहे हैं? तो ये राजस्थान रॉयल्स टीम से खेल रहे हैं। अगर बात करें कि सबसे बड़ा स्कोर 2024 में या फिर 2008 से लेकर 2024 में सबसे हाईएस्ट स्कोर किस टीम ने बनाया है? तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया है। कितना स्कोर बना दिया है? तो 287 का स्कोर बनाया है। सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो विराट कोहली ने लगाया है। सर्वाधिक छक्के किसने लगाए हैं? तो रोहित शर्मा ने लगाए हैं। अगर बात करें कि 2024 में या फिर 2008 से लेकर 2024 तक सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका है? तो मिचेल स्टार्क बिके हैं। और ये किस देश के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इन्हें किस टीम ने खरीदा है? तो KKR ने खरीदा है। ये भी आपको याद रखना है। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये स्पिनर हैं युजवेंद्र चहल। ये किस टीम से खेल रहे हैं वर्तमान में? तो ये राजस्थान से खेल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम देख लेते हैं। जैसे सिक्स मशीन, यह किसकी पुस्तक है? तो यह क्रिस गेल की है। बिलीव बुक किसकी है? तो यह सुरेश रैना की है। नेक्स्ट हमारा है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसकी है? तो मनोज मुकुंद नरवाने जी की है, जो कि भारतीय पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। 800 बुक किसकी है? तो मुथैया मुरलीधरन की यह आत्मकथा है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया है? तो आरबीआई ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक पर। कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने 2 प्रतिबंध लगाए हैं। तो यह जो है कोटक महिंद्रा बैंक पर 2 प्रतिबंध लगाए हैं। किसने लगाए हैं? आरबीआई ने लगाया है। किस एक्ट के तहत? तो बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत जो है कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने बैन लगा दिया है। ठीक है, तो इसी के आधार पे बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के आधार पर आरबीआई को शक्ति प्रदान है। वह किसी भी बैंक के ऐप को या फिर किसी भी बैंक को अगर उसमें कोई भी गलत तरीके से यूज होता है या फिर किसी भी साइबर सुरक्षा को लेकर अगर आरबीआई को कोई संदेह होता है तो उस बैंक पर जो है वह बैन कर सकता है रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत। ये आपको याद रखना है। तो इसी आधार पर कोटक महिंद्रा बैंक में आरबीआई ने 2 प्रकार के बैन लगा दिए हैं। एक तो लगाया है कि नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च नहीं कर पाएंगे और दूसरा लगा दिया है कि कोई भी नया ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये दोनों
बैन प्रतिबंध जो है कोटक महिंद्रा बैंक पर आरबीआई ने लगाया है। एक तो नया क्रेडिट लॉन्च नहीं कर पाएंगे और दूसरा क्या है, नए ग्राहक नहीं जोड़ पाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखें तो अभी कुछ दिनों पहले भी आरबीआई ने जो है पेटीएम को बैन कर दिया था। ठीक है, अगर बात करें आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, लेकिन स्थापना के पहले कौन सा एक्ट आया था, तो 1934 का एक्ट आया था। फिर इसके बाद आरबीआई की स्थापना होती है। अगर इसके पूछे कि पहले गवर्नर कौन बनाए गए थे, तो आरबीआई के पहले गवर्नर बनाए गए थे ओसबॉर्न स्मिथ बनाए गए थे। लेकिन अगर पूछे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बनाए गए थे, तो पहले भारतीय अगर पूछे तो सीडी देशमुख बनाए गए थे। लेकिन अगर पूछे पहले गवर्नर तो ओसबॉर्न स्मिथ। बॉब वर्ल्ड ऐप किस बैंक से संबंधित है, तो बॉब वर्ल्ड ऐप किस बैंक से संबंधित है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा से संबंधित है। और इस ऐप पर भी अभी हाल ही में आरबीआई ने बैन कर दिया है। नेक्स्ट है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है गोवा के राज्यपाल हेवेनली आइसलैंड्स ऑफ गोवा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो गोवा के राज्यपाल ने किस पुस्तक का विमोचन किया है, तो हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक का विमोचन किया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने 10 क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।